प्यारे बच्चों, समतल में गति के अंतर्गत प्रक्षेप गति का दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में भी हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किए। आइए इस प्रक्षेप गति के दूसरे पार्ट को हम लोग शुरुआत करें। देखिए, हम लोग का हेडिंग है, टॉपिक है, जब किसी प्रक्षेप को क्षैतिज अक्ष से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो किसी क्षण पर प्रक्षेप का वेग क्या होगा, तो उसको हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है दो अक्ष लिए हैं, एक x है और इधर y है, और इसी समतल में जो है किसी पिंड को, किसी प्रक्षेप को क्षैतिज अक्ष के साथ अल्फा एंगल से हम लोग जो है ई वेग से प्रक्षेपित किए। तब जब यह आगे बढ़ेगा तब कुछ समय के बाद किसी क्षण पर, तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर यह प्रक्षेप का पथ है, इसे हम लोग प्रक्षेपे का पथ कहते हैं। इस प्रक्षेप के पथ के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं P बिंदु पर, वेग क्या होगा, यही वेग हम लोग को प्राप्त करना है। देखिए बच्चों, प्रक्षेप गति के दौरान जो है प्रक्षेप के वेग का जो क्षैतिज घटक होता है ई एक्स कॉस अल्फा, वह हमेशा जो है एक समान रहता है। यहाँ पर रहेगा तो ई एक्स, यहाँ रहेगा तो यह ई एक्स, यहाँ रहेगा, सभी जगहों पर जो है एक समान रहता है। यह एक समान इसलिए रहता है क्योंकि इस पर जी का कोई प्रभाव नहीं रहता। जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है और यह किधर है, इधर है, देख रहे हैं क्षैतिज, तो जी नीचे लग रहा है। जब जी का प्रभाव इस पर होगा तो इसका हम लोग घटक किधर लेंगे, जी cos 90 जीरो, यानी कि क्षैतिज वेग पर जो है, वेग के क्षैतिज घटक पर जो है इस जी का गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः जो क्षैतिज घटक होगा प्रक्षेप के वेग का, वह सदैव हमेशा एक समान ही रहेगा। आप किसी भी बिंदु पर लेंगे, सभी बिंदुओं पर आप पाइएगा, हम लोग दिखाए में है ई cos अल्फा। महत्तम ऊंचाई पर भी है तब भी, यहाँ पर नीचे आ गया तब भी ई एक्स ही है, शुरुआत हो रहा तब भी ई एक्स है, हर एक बिंदु पर जो है यह एक समान ही होगा। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक में जो है बदलाव होगा। तो जब पिंड ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसी स्थिति में जो वेग के मान होंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा, वह ऊर्ध्वाधर घटक है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने में जो है ऊर्ध्वाधर घटक में कमी आएगी, कम होते जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है और जी नीचे लग रहा है, इसलिए इसके मान में जो है कमी आती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर ऊर्ध्वाधर जो घटक का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस भी बिंदु पर वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि अब फर्दर जो है, यानी कि अब पिंड जो है, प्रक्षेप जो है और ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसका वेग ऊपर जाने का जीरो हो गया है। यानी कि जिस भी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान वेग के जीरो होंगे, वहीं पर महत्तम ऊंचाई की प्राप्ति हम लोग करते हैं, यानी कि वो बिंदु जो है महत्तम ऊंचाई पर रहेगा। अब शून्य हो गया महत्तम ऊंचाई पर, और फिर जो है पिंड नीचे की तरफ आएगा। जब पिंड नीचे आएगा तो फिर से वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लगेगी। तो वृद्धि होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगा, यह तब तक वृद्धि होते रहेगा जब तक कि पिंड धरती को, जमीन को छू नहीं देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर लिखे हुए हैं कि वृद्धि होती है और तब तक वृद्धि होती रहती है जब तक यह जमीन पर नहीं आ जाता। एक और आपको बात ध्यान में रखनी है, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित मान से, एक निश्चित समय अंतराल में, एक यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एक निश्चित मान से वेग के ऊर्ध्वाधर घटक में वृद्धि या कमी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि मान लेते हैं कि किसी समय पर पिंड जो है, प्रक्षेप जो है बिंदु P पर है, और P से जब यहाँ आता है तो मान लेते हैं कुछ समय ले लेते हैं, तो एक निश्चित समय लेते हैं, P से यहाँ तक जो है कुछ समय का मेजरमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में वेग में कितना कमी हो गया। अब जितना हम लोग का जो है यहाँ पर समय अंतराल लगा, अब उतना ही वृद्धि जो है जब इधर आएंगे और उतना ही समय इधर लेंगे हम लोग, तब ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, अगर इधर भी हम लोग समय लेते हैं तो जितना वेग में इधर कमी हुआ है उतना ही वेग में यहाँ पर वृद्धि होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वेग में कमी हुआ है, इधर यहाँ से यहाँ जाएंगे उतना ही वेग में वृद्धि होगा।
तो कैसे वेग में वृद्धि होगा? तो ऊर्ध्वाधर घटक, वेग के ऊर्ध्वाधर घटक में इधर वृद्धि होगी उतना ही मान से, जितना मान से वेग के ऊर्ध्वाधर घटक में यहाँ से यहाँ तक आने में कमी हुआ है। तो आपको यह 3 बात आपको जानकारी में रखनी होगी। आइए अब हम लोग निकालते हैं कि किसी क्षण पर, किसी समय पर जब प्रक्षेप बिंदु P पर रहेगा तब उसका वेग यानी कि v क्या होगा। तो बच्चों हम लोग यह मान लेते हैं किसी समय पर पिंड जो है वह P पर है। यहाँ पर लिख दिया जाए, लिखते हैं, मान लेते हैं कि किसी क्षण प्रक्षेप्य P पर है। देखिए P पर आया है तो P पर जाएगा तो इसके ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वेग का उसमें कमी आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो Vx लिखे हुए यहाँ पर ये हो जाएगा Vy, इधर हो जाएगा Vx। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक में जो है कमी आएगी, लेकिन जो क्षैतिज घटक होगा वह एक समान होगा। अब कितना कमी, यहाँ पर वेग क्या होगा? तो देखिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं रेखीय गति में, और हम लोग का फॉर्मूला है v बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं u प्लस हम लोग पढ़े हैं at, v बराबर u प्लस at। किसी समय बाद वेग, पिंड का वेग क्या होगा उसके लिए इस फॉर्मूला का हम लोग 2 अक्षों में हम लोग जो उपयोग करते हैं, एक बार क्षैतिज अक्ष के लिए और दूसरी बार ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए। तो हम लोग जो है अभी क्षैतिज अक्ष के लिए काम करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्षैतिज अक्ष के लिए, जो यहाँ पर हम लोग जो है क्षैतिज अक्ष के लिए लिखेंगे तो सभी जगह हम लोग x x यूज कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर vx, यहाँ लिखेंगे हम लोग ux ax और ये हो जाएगा t। तो देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर जो ux हो जाएगा, यह ux जो है किसके बराबर हो जाएगा? u cos अल्फा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ux बराबर u cos अल्फा, और यह जो x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x घटक इधर है, g नीचे लगता है, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 0, इसलिए x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये दोनों का मान यहाँ पर आप रखेंगे। आप मान जब रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं vx बराबर, तो ux तो यह है, तो हम लोग लिखेंगे u cos अल्फा प्लस 0 गुने t, यानी कि vx बराबर क्या मिल गया? u cos अल्फा। तो देखिए बच्चों जब बिंदु P पर जो है पिंड आ जाएगा, प्रक्षेप आ जाएगा, तो उसके क्षैतिज जो घटक होगा वेग का, उसका मान हम लोग का क्या आया है? u cos अल्फा। तो यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी है, किसी भी बिंदु पर लेंगे यह मान हमारा इतना ही आएगा। तो हमेशा एक समान कैसे आया, यह प्रमाणित हम लोग का हो गया। ये तो हम लोग क्षैतिज हम लोग वेग निकाले हैं। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर वेग निकालते हैं यहाँ पर। तो इसी फॉर्मूला का एक बार जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो या जहां जहां हम लोग x लिखे थे अब वहां वहां y लिखेंगे, तब vy, फिर लिखेंगे हम लोग ey और प्लस ay और ये हो जाएगा t। तो देखिए ey, तो ey हम लोग का क्या है देख रहे हैं यहाँ पर u sin अल्फा। यहाँ आप लिख सकते हैं ey बराबर u sin अल्फा और ay बराबर क्या हो जाएगा? तब पिंड जा रहा है ऊपर, जी लग रहा है नीचे, तो ऑपोजिशन है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जी। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग लिख पाएंगे वी वाई बराबर यू साइन अल्फा, और देखिए माइनस जी है, प्लस माइनस 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 जी टी, यानी कि यू एक्स भी निकाल लिए हम लोग, और यहाँ पर वी एक्स निकाल लिए और हम लोग वी वाई दोनों का मान निकाले, और दोनों जो है यानी कि वी एक्स और जो वी वाई है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो बच्चों ये जो Vx है और Vy है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, चूंकि Vx और Vy दोनों एक दूसरे के लंबवत है,
अतः परिणामी वेग, तो हम लोग लिख पाएंगे v बराबर अंडर रूट vx का स्क्वायर और प्लस vy का स्क्वायर। तो vx आप क्या प्राप्त किए, vx देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं u cos अल्फा का होल स्क्वायर और vy क्या है, यह है, तो लिख पाएंगे u साइन अल्फा माइनस GT का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का है, ये साइन नहीं है, u cos अल्फा है ना, तो u स्क्वायर और यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग cos स्क्वायर अल्फा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे u स्क्वायर और ये जगह साइन स्क्वायर अल्फा, फिर लिखेंगे g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये जगह 2 और यहाँ लिखेंगे 2u साइन अल्फा और ये हो जाएगा GT। यहाँ पर देखिए बच्चों u स्क्वायर इस दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो आप बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा u स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये देखिए तो u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों बचेगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा और ये हो जाएगा GT। आप जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 2u साइन अल्फा और ये हो जाएगा GT। तो किसका मान मिल गया, ये तो वेग का मान। तो इस तरह से किसी क्षण पर किसी समय पर प्रक्षेप का वेग की प्राप्ति हम लोग इस सूत्र के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्शन की बात की जाए, दिशा की बात की जाए, तो देख रहे हैं कितना एंगल है, अभी बीटा है, तो आइए हम लोग जो दिशा भी प्राप्त करते हैं, एंगल भी निकालते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं दिशा के लिए, दिशा के लिए यानी कि इस भी का दिशा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan बीटा, देख रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे tan बीटा, तो tan बीटा, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यह और यह भुजा आमने सामने है, दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि इधर कौन है, vy है और इधर क्या है, तो vx है, तो हम लोग लिख पाएंगे vy बाई vx। तो vy क्या है, यहाँ पर लिखा क्या है, तो हम लोग लिखेंगे u साइन अल्फा माइनस GT और बाई vx इस जगह u cos अल्फा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि इसको आप और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम लोग इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, u साइन अल्फा बाई u cos अल्फा माइनस GT। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इससे भाग दे देंगे, एक बार इसमें भाग दे देंगे, इसमें एक बार और बारी बारी से भाग दे देंगे, और इधर हो जाएगा u cos अल्फा, u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos, तो लिख पाएंगे tan बीटा बराबर इस जगह tan अल्फा माइनस GT बाई u cos अल्फा। तो इस तरह से हम लोग जो है डायरेक्शन की प्राप्ति यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं और दिशा भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग जानते हैं प्रक्षेप का क्षैतिज प्रक्षेपण क्या होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में हम लोग जो है प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं किसी वेग से, तो इसे ही प्रक्षेप का क्षैतिज प्रक्षेपण हम लोग कहते हैं। अब इसका जो भी पथ होता है, देख रहे हैं, इस पथ का हम लोग समीकरण हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। मान लेते हैं किसी पिंड को h ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में e वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है। तब यह पिंड जो है किसी समय पर, मान लेते हैं t समय पर जो है इस बिंदु पर आ जाती है और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं
मान लेते हैं कि किसी समय t पर पिंड बिंदु P पर है। जब P पर आ जाएगा तब यह पिंड जो है क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा दोनों में कुछ दूरी तय करेगा। और दूरी के लिए हम लोग जो है यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं रेखीय गति के अंतर्गत, और यह फॉर्मूला है एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब हम लोग क्षैतिज दिशा में t समय में यहाँ पर आया है तो t समय की बात कर रहे हैं, तो t समय में क्षैतिज दिशा में कितना दूरी तय किया, तो हम लोग लिखते हैं t समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। तो क्षैतिज दिशा में बिंदु P पर है तो कितना दूरी तय किया है x, तो जो s क्या है दूरी है, तो ये s की जगह हम लोग लिखेंगे x, तो ये लिख दिए x। और क्षैतिज दिशा की बात की जा रही है तो हम लोग u की जगह अब लिख देंगे ux, और ये हो जाएगा t प्लस हाफ ax, और ये हो जाएगा t²। ux, तो ux क्या हो जाएगा बच्चों, u है, यहाँ लिख देते हैं ux बराबर u, और जो ax हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 0। इस तरह से अब जब मान रखेंगे हम लोग तो x बराबर ut, नहीं देखेंगे यहाँ पर ux की जगह u रखेंगे, और ax t² तो ax 0 है, 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हम लोग को x बराबर ut। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी तय किया है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी, तो y है, तो ये s की जगह अब लिखेंगे हम लोग y, और y बराबर लिखेंगे EY t प्लस हाफ AY, और ये हो जाएगा t²। और जो EY होगा आप देखेंगे EY क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका घटक आप इधर लिखेगा तो इधर घटक लिखेंगे u का, तो u cos 90 हो जाएगा, cos 90 0, इसलिए EY 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और AY क्या हो जाएगा g, क्योंकि पिंड नीचे की तरफ आ रहा है और g भी नीचे की तरफ लगता है, तो दोनों का दिशा समान है, इसलिए हम लोग g को यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे। अब AY और EY दोनों का मान रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इधर मिलेगा हाफ GT²। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 2 में हम लोग जो समीकरण 1 से जो t आएगा इस t का मान यहाँ पर रखेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का समीकरण 2 ये y बराबर हम लोग निकाले हैं, y बराबर है हाफ GT²। और समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है x बराबर ut, तो t लिखिएगा तो x बाई ई हो जाएगा। अब यह वाला जो मान है t का आप इसमें रखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे हाफ g, और ये मान रखेंगे तो हो जाएगा x² बाई EV²। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं g बाई 2EV², और ये हो जाएगा x²। और आप देखिए यहाँ पर यह जो मान आया है आपको ये सारा मान नियत है, g तो नियत है और 2 अपना मान बदलेगा नहीं, और u यानी कि देखिए क्षैतिज घटक है वेग का, तो कहीं पर भी जो है क्षैतिज घटक का मान जो है नहीं बदलता है, यानी कि यह भी नियत, यह भी नियत, यह तो खुद नियत है ही, ये सारा नियतांक हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर ये सब नियतांक की जगह जो है एक नया देते हैं, तो y बराबर k और लिखते हैं x²। तो यह समीकरण हम लोग का क्या हो जाता है, यह पैराबोला का समीकरण होता है। यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रक्षेप्य का पथ पैराबोला, या परवलय भी बोल सकते हैं, हिंदी में पैराबोला बोलिए,
होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रक्षेप के पथ का समीकरण हम लोग प्राप्त किए और यही है हम लोग का समीकरण। आइए अब उरंग काल का मान निकालते हैं। तो पिंड को ओ से और ए तक आने में जो समय लगेगा उसे ही हम लोग बोलेंगे उरंग काल। यहाँ लिख सकते हैं पिंड को ओ से ए तक आने में लगा समय उरंग काल कहलाता है। मानते हैं कि उरंग काल टी है, टी मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा वही कहलाएगा उरंग काल और उस समय को हम लोग क्या मान लिए, टी मान लिए। तो देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी का मान हम लोग बाद में रख देंगे यहाँ पर, ये ए टी स्क्वायर। और इसी ए की जगह जब पिंड ऊपर नीचे जाता है तो ए की जगह हम लोग गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। अब देखना है गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग अब पिंड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ऊर्ध्वाधर में बात करेंगे तो हम लोग लिखते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए। तो क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो देखिए यहां से जब पिंड हम लोग छोड़ते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पर है, जब यहां से यहां तक आ जाएगा तो ऊर्ध्वाधर अक्ष में कितनी दूरी तय करेगा, h। तो ये एस की जगह आप क्या लिख देंगे, h। तो हम लोग लिख दिए h। और जो यू है, यू की जगह लिखेंगे हम लोग यू वाई, ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात की जा रही है, और ये हो जाएगा टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और ई वाई, तो ई वाई क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ दे देंगे 0। और ए वाई, तो ये पिंड नीचे आ रहा है, जी भी नीचे लग रहा है, इसलिए जी को धनात्मक लेंगे और ये हो जाएगा जी। अब ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे आप, तो h बराबर हो जाएगा 0 गुने टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, तो h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इधर लिखते हैं, तो h बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। और ये जो समय है, समय के लिए आप क्या माने हैं, t कैपिटल टी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर h बराबर हाफ जी, यही ना हम लोग का यहाँ से यहाँ तक आ गया तो उरंग काल है, तो इसको आप टी स्क्वायर मान लेंगे क्योंकि ये समय के लिए हम लोग टी माने, कैपिटल टी माने हैं। अब 2 को इधर भेज दिए क्योंकि टी का मान निकालना है तो टी को अकेला करेंगे, तो 2 को इधर भेज देंगे तो ये देखो 2h और जी को नीचे भेज देंगे, बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। इसलिए टी बराबर, इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2h बाई जी, और यह हो गया उरंग काल। अर्थात पिंड को ओ से ए तक आने में जो समय लगा वह हो जाएगा टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। आइए अब हम लोग क्षैतिज परास की गणना करते हैं। कोई भी प्रक्षेप, कोई भी पिंड अपने उरंग काल के दौरान जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उसे ही क्षैतिज परास कहते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक आएगा पिंड, तो जितना क्षैतिज अक्ष के अनुदिश जितना दूरी तय करेगा उसे ही हम लोग बोलते हैं परास। तो यह क्या हो गया, आर जो लिखे, आर का मतलब हुआ रेंज, यानी कि यह हो गया परास। तो हम लोग एक फॉर्मूला पर है रेखीय गति में, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए काम करेंगे, यहाँ क्षैतिज अक्ष के लिए काम करेंगे क्योंकि परास क्षैतिज अक्ष के साथ किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जो है क्षैतिज अक्ष के लिए, तो हम लोग लिख पाएंगे, तो देखिए क्षैतिज अक्ष में जाएगा तो कितना दूरी तय किया, आर, तो एस की जगह आप लिख देंगे आर। तो आर बराबर यहाँ लिखेंगे यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और यह जो यू एक्स हो जाएगा, यू एक्स कितना हो जाएगा, यू, तो दे देंगे हम लोग यू, और ए एक्स क्या हो जाएगा 0,
और टी जो समय है, टी समय क्या हो जाएगा, उड़न काल। तो इस टी को हम लोग माने हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी दे देंगे। तो जब मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर आर बराबर, तो ये हो जाएगा यू टी, देख रहे हैं ना, यू एक्स की जगह यू और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिए हम लोग, तो ये जगह यू टी और प्लस ए एक्स जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि हो जाएगा यू टी। तो आर बराबर यू और यह जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी की जगह हम लोग उड़न काल का यहाँ पर सूत्र रख देंगे हम लोग जो है। तो जब हम लोग सूत्र रखेंगे तो यह सूत्र हम लोग का होता है 2h/g। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से परास की प्राप्ति की जा सकती है। अब आइए बच्चों, हम लोग किसी क्षण प्रक्षेप का वेग क्या होगा उसका हम लोग जो है यहाँ पर प्राप्ति कर रहे हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि जो है पिंड जो है टी समय पर जो है बिंदु P पर है, यानी कि यहाँ से टी समय बाद कहाँ चली आ रही है पिंड, तो P पर आ जा रही है। जब यहाँ आएगा तो वेग बदल जाएगा, और मान लेते हैं वेग क्या हो जाता है v, और इस v का क्षैतिज घटक जो यहाँ पर लिए हैं, क्या लिए हैं, vx, और ऊर्ध्वाधर घटक लिए हैं vy। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक सूत्र हम लोग जो है रेखीय गति में हम लोग पढ़े हैं, v बराबर u प्लस at। और यह सूत्र किसके लिए है कि किसी समय बाद जो है पिंड का वेग क्या हो जाएगा कुछ समय के बाद, उसके लिए है। क्योंकि जब पिंड यहाँ से यहाँ आएगा तो उसका वेग भी बदल जाएगा, तो वेग बदल जाएगा, तो उसी के लिए यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र को हम लोग जो है क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, क्योंकि एक इस वेग का दो घटक है, यहाँ पर वी एक्स है और यहाँ पर वी वाई है। तो दोनों के लिए हम लोग जो है काम करते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्षैतिज अक्ष के लिए, क्षैतिज अक्ष के लिए, तो क्षैतिज अक्ष के लिए लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो देखिए जो यू एक्स हो जाएगा, यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो जो क्षैतिज घटक होता है वो बदलता नहीं है, यहाँ पर जो होगा वहां पर भी वही होगा, तो यहाँ पर भी जो होगा वह इसी के बराबर होगा। तो आइए इसके माध्यम से, तो देखिए शुरुआत में जो है क्षैतिज घटक क्या है, तो यू एक्स हम लोग का किसके बराबर है, तो यू के बराबर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा यू एक्स बराबर यू और ए एक्स बराबर होता है जीरो। ये दोनों मान रखेंगे तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स और जीरो गुने टी, यहाँ लिख देते हैं हम लोग जो है जीरो गुने टी, यानी कि वी एक्स बराबर यू एक्स। यानी कि पिंड यहाँ पर रहे तो उसका क्षैतिज घटक, यहाँ रहे तो उसका क्षैतिज घटक, यहाँ रहे तो उसका क्षैतिज घटक, यहाँ रहे, कहीं पर भी रहे, क्षैतिज घटक के मान में कभी भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर उसका प्रूफ भी आ गया, यानी कि यहाँ पर जो था वह यहाँ पर भी आया है, क्षैतिज घटक दोनों समान है। अब हम लोग जो है एक बार ऊर्ध्वाधर घटक के लिए काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए, क्योंकि वेग का एक घटक इधर ऊर्ध्वाधर भी में भी है, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला को अब ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ काम करेंगे। आप लिख पाएंगे वी वाई बराबर, यहाँ लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी। तो देखिए वी वाई हम लोग लिखेंगे वी वाई, तो ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई देखिए इधर ई वाई क्या है, शुरुआत में जीरो है, तो जीरो है तो यहाँ लिख देंगे जीरो और प्लस यहाँ लिख देते हैं हम लोग ई वाई बराबर जीरो और ए वाई बराबर हम लोग जी लेंगे, जी धनात्मक लेंगे। पिंड नीचे आ रही है और जी नीचे, दोनों नीचे की तरफ आ रहा है, दिशा समान है, इसलिए जी को धनात्मक लेंगे। तो ई वाई जीरो हो गया और यहाँ पर ए वाई, तो ए वाई जी है, तो इस जगह जी टी, यानी कि वी वाई बराबर क्या आ जाएगा, जी टी हो जाएगा। तो देखिए आप वी एक्स भी निकाल लिए, देख रहे हैं, और वी वाई भी निकाल लिए। अब दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो परिणामी वेग आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि वी एक्स और वी वाई दोनों एक दूसरे के लंबवत है, अतः परिणामी वेग तो v बराबर आप लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स क्या है, यह है नहीं,
और भी एक्स यू एक्स के बराबर, और यह यू एक्स किसके बराबर, जगह यू के तो आप दे दीजिए यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे यू स्क्वायर और प्लस, अब देखिए हम लोग का भी वाई जी टी है, स्क्वायर करना है तो जगह जी स्क्वायर टी स्क्वायर, फाइनली भी बराबर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यह हो गया किसी भी क्षण किसी भी समय पर जो है प्रक्षेप का वेग, चाहे यहाँ पर हो कहीं पर भी जो है उसके लिए वेग। अब आइए हम लोग जो है दिशा की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिशा के लिए बात करेंगे तो यहाँ एंगल क्या है, बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा। तो देखेंगे tan बीटा, तो यह इधर से अगर हम लोग जो है एक खींचेंगे हम लोग जो इसके समानांतर, तो यह और यह बराबर हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब हम लोग का देखिए इधर भी वाई है तो इधर भी वाई हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे भी वाई बाई भी एक्स। तो भी वाई और भी एक्स दोनों का हम लोग जो है मान प्राप्त किए, और जो भी वाई आया था यहाँ लिख देते हैं भी वाई बराबर प्राप्त किए थे जी टी, और भी एक्स प्राप्त किए थे यू, इसलिए tan बीटा बराबर लिखेंगे तो ये मान रखेंगे तो जी टी और बाई यू हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल आप निकाल सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि बीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स जी टी बाई यू, और यहाँ से एंगल हम लोग फाइनली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से परिणामी जो वेग होगा उसकी दिशा भी यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है।